असवद, क्या हो गया है? आप क्यों इतना परेशान लग रहे हैं? खाना खाकर जैसे ही वो बेड पर नीम दराज हुआ, किरत का सबसे पहला सवाल यही था। कुछ नहीं किरत, सोच रहा हूँ हमारी रूप कितनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी कि अब हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। ये बात उसने किस तरह कही थी, शायद वही जानता था। किरत का दिल भी डूब कर उभरा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप असवद? हमारी किरत की अभी उम्र ही क्या है जो आप ये सब बातें बोल रहे हैं? पल भर में उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं। हाँ, जानता हूँ अभी उसकी कोई खास उम्र नहीं है, मगर अब शायद वक्त आ गया है, हमें उसे किसी और को सौंपना होगा। असवद, आप आज ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। किरत का दिल मुट्ठी में आ गया। तभी न चाहते हुए भी वो चिल्ला उठी। असवद ने लब भींचकर उसके गुस्से से तमतमाते चेहरे की जानिब देखा। उसका रिएक्शन नेचुरल था, तभी वो बस खामोशी से उसे देख रहा था। आपको क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करें ना, मगर ये अभी से आप रूप को किसी के पल्ले बांधने की बात कैसे कर सकते हैं? बेटी है वो हमारी। न चाह कर भी उसकी आंखों से आंसू छलक गए। प्लीज किरत, मैं कुछ सोच समझ कर ही कह रहा हूँ। वो बेबसी से गोया हुआ। मगर असवद, ऐसी भी क्या बात हो गई? कहीं आप मुस्तफा की वजह से तो ये सब नहीं बोल रहे? उसके दिमाग में झमाका हुआ। वैसे मैं आपको बताना भूल गई, आज मुझे ऐसा लगा जैसे मुस्तफा का रूप को लेकर कोई गलत इरादा ना हो, बल्कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हमारी रूप को पसंद करता हो। उसे जो आज महसूस हुआ था वो सब असवद को बताना जरूरी समझा। हाँ, मैं जानता हूँ किरत, मुस्तफा रूप से मोहब्बत करता है। असवद ने जैसे किरत के सर पर धमाका किया हो। क्या आप जानते हैं असवद? क्या आप रूप को मुस्तफा से दूर करने के लिए उसकी शादी इतनी जल्दी करवा रहे हैं? वो ताज्जुब से गोया हुई। देखें असवद, अगर ऐसा कोई ख्याल आपके दिल में है तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप मुस्तफा को इस घर से जाने का बोल दें, मगर इस तरह हमारी बेटी की शादी इतनी जल्दी में किसी से भी करने का सोचना गलत है। किरत ने असवद के हाथ पकड़कर अपनी राय का इजहार जाहिर किया। किरत, तुम गलत समझ रही हो, इतना परेशान ना हो। वो मेरी भी बेटी है। तुम्हें लगता है मैं उसके बारे में कोई भी गलत फैसला करूंगा? वो उसकी आंखों में देखकर गोया हुआ। इस बात पर तो किरत को भी मुकम्मल यकीन था। असवद कभी ख्वाब में भी अपनी औलाद का गलत नहीं सोच सकता। तभी उसने नफी में सर हिलाकर यकीन की डोर उसके हाथ में थमाई। बस फिर मुझ पर भरोसा करो, मैं जो भी करूंगा वो हमारी रूप के लिए वो बेहतर से बेहतरीन होगा। कल सुबह 7 बजे चांद, अरसल, बाबा, शम्स साहब और सलीम को मेरे कमरे में आने का बोलना। चंबेली को भी ले आना। मुझे अपने फैसले के बारे में तुम सबको आगाह करना है। कुछ पल खामोशी के बाद वो एक बार फिर गोया हुआ तो किरत सिर्फ इस बात में सर हिलाकर उसके सीने से सर टिका गई। न जाने कल सुबह क्या होने वाला था, मगर जो भी होगा यकीनन उसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। रात के 2 बजे उसकी घर वापसी हुई थी। पूरे मलक हाउस में अंधेरे और खामोशियों का राज था। सब पुरसकून नींद सो रहे थे, जबकि असवद मलक उसका सारा सुकून पल में छीन ले गया था। शदीद दर्द से फटता सर, जब्त से भींचे जबड़े, खून छिलकाती आंखें, भारी होती नसें, माथे पर बेतरतीब बिखरे बाल, किसी हारे जवाहरी की तरह लड़खड़ाते कदम, बाजू पर लटकाया कोट, शर्ट के खुले 2 बटन जिसमें से उसका बालों से पाक चौड़ा सीना साफ छलक रहा था। ये उलझा बिखरा बेतरतीब हुलिया उसके अंदर की तोड़ फोड़ वाज़े जाहिर कर रहा था। आस्तगी से दरवाजा खोलकर जैसे ही उसने पहला कदम कमरे में रखा, जूतों के नीचे किसी चीज को महसूस करके उसने एक नजर फर्श की तरफ देखा। मगर जैसे जैसे उसकी नजरों ने पूरे कमरे का जायजा लेना शुरू किया, हैरत के कई पहाड़ उसके सर पर टूटने लगे। इतना बिखरा कमरा, जगह जगह कांच के बिखरे टुकड़े, तरह तरह के परफ्यूम्स की मिक्स होती खुशबू, जमीन बोस हुए हेयर ब्रश, रूम स्प्रे, टाइयों और तकरीबन सारे सूट के किए गए छोटे छोटे टुकड़े। फर्श का शायद ही कोई हिस्सा ऐसा हो जहां कोई सामान ना बिखरा हो। इस कदर बदतहजीबी एक पल के लिए उसका दिमाग गुमा गई। भला उसकी नफासत पसंद तबीयत को इतना बिखराव कहाँ पसंद था? चौड़ी पेशानी पर पल भर में लातादाद बल पड़ गए, मगर जैसे ही नजर सामने बेड पर नीम दराज बाजुओं में कुशन दबाकर इस पूरे माहौल से अनजान ख्वाबे खरगोश के मजे लेती रूप पर गई, लम्हे के 1000वें हिस्से में उसे पूरा मामला समझ में आ गया। लब एकदम मुस्कुरा दिए। कांच पर एक एक कदम आगे बढ़ता वो उसके करीब आया। मैं तो भूल ही गया, आज मेरी एंजल ने सारा दिन मेरा बेसब्री से इंतजार किया होगा। मुसलसल उसके मासूम चेहरे पर नजरें गाड़े वो आंखों से ही उसके एक एक नक्श को छूने लगा।
सभी पेशानी, बड़े बड़े गाल, लंबी घनी खमदार मुड़ी पलकों की झालर, छोटी सी सतवा नाक, खमदार छोटी सी ठोड़ी, खूबसूरत कटाओदार नरमो मुलायम गुलाबी लब। एक पल के लिए मुस्तफ़ा शाह का शिद्दत से दिल चाहा आगे बढ़कर इन लबों की नरमाई को महसूस करे, मगर फिर लब भींचकर शिद्दत से अपने अंदर उमटती ख्वाहिश का गला घूंटा। लेकिन जब उसके बाजू में दिए कुशन को देखा तो जैसे उसके दिल में किसी ने आग लगा दी हो। तीर की तेजी से हाथ बढ़ाकर उसकी बाहों से कुशन निकालकर दूर उछाला, जबकि अचानक इस हरकत पर रूप ने हड़बड़ी में उठकर सामने देखा। कुछ पल बंद दिमाग और अनजान नजरों से मुस्तफ़ा को घूरा, मगर जैसे जैसे सब याद आता गया, दिमाग में गुस्से का लेवल तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ा। तुम, ये क्या हरकत थी? किसी को जगाने का ये कौन सा तरीका है? एक तो उसे मुस्तफ़ा पर पहले ही बहुत गुस्सा आया था, ऊपर से उसकी ये हरकत। पल में रूप का दिमाग घुमा गई। इतनी रात को उसकी बुलंद होती आवाज पर मुस्तफ़ा ने उसके गुदाज बाजुओं पर अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त बनाकर सुर्ख होती आंखें उसकी आंखों में गाड़ी। आवाज नीचे, मिस रूप मलक, आइंदा अगर आपने किसी चीज को अपने इतने करीब किया तो मुस्तफ़ा शाह से बुरा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। वो धीमे मगर सर्द लहजे में गर्राया। व्हाट रबिश। रूप के पल्ले कुछ न पड़ा तो वो झंझला उठी। आपकी बाहों का हिसार, आपके वजूद की गरमाइश पर सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा शाह का हक है। मेरा हक आप किसी बेजान चीज को देने का भी हक नहीं रखती। आइंदा सोच समझकर किसी चीज को अपने करीब कीजिएगा। वो दबे दबे गुस्से से गर्राया, मगर इतने साफ साफ लफ्जों का मफहूम जब रूप को समझ आया, कुछ देर तो वो हक्का बक्का रह गई। आंखों में शदीद हैरानगी का जहां उतर आया। आज वो शख्स ये क्या बोल रहा था? इतनी शिद्दत कहां से आ गई इसके लहजे में? वो जिस मुस्तफ़ा शाह को जानती थी वो तो भोला भाला था, मगर इस वक्त जो शख्स उसके सामने था वो कहीं से भी उसे भोला भाला न लगा, बल्कि उसके हर अमल में शिद्दत थी। सुर्ख आंखों से कोई जुनून छलक रहा था, जबकि लफ्जों से वो अपने सुलगते जज्बात का इजहार कर गया था। रूप के पांव तले से मानो किसी ने जमीन खींच ली हो। वो तो उसे सबक सिखाने आई थी, मगर ये कैसा सच उसके सामने आ गया था? तुम्हारा असली रूप कौन सा है? अपनी हैरानगी पर काबू पाकर उसने मजबूत अंदाज अपनाया, मगर उसके वजूद में होती हल्की हल्की जुम्बश मुस्तफ़ा शाह पर उसके दिल का खौफ आश्कार कर गई। फौरन से पहले अपने कमरे का रुख करो। इतनी रात को किसी गैर महरम के कमरे में तुम्हारा होना सही नहीं। कोई आ गया तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है उसका अंजाम क्या होगा। मुस्तफ़ा ने उसके सवाल को सिरे से ही नजरअंदाज कर दिया। रूप को भी माहौल की संगीनी का एहसास हुआ तो शर्मिंदगी से इधर उधर देखा। जाओ। मुस्तफ़ा की करख्त आवाज एक बार फिर कमरे में गूंजी। वो तो पहले ही हैरत से बाहर ना निकल पाई थी, सो खामोशी से कमरे से बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। ये सब उसकी जिंदगी में नया था। किसी ने पहली बार उससे मोहब्बत का इजहार करने की हमाकत की थी, मगर अगर ये हमाकत थी तो मुस्तफ़ा शाह के लहजे में इतनी शिद्दत कैसे आ गई? ये कोई जुम्मा 8 दिन का जज्बा नहीं लग रहा था, बल्कि आज उसे मुस्तफ़ा शाह की आंखों में एक अलग ही जुनून नजर आया था, जिसे देखकर आज उसकी जबान को ताले लग गए। कुछ समझ नहीं आया आखिर क्या बोले। नींद भग से उड़ गई थी और अब शायद सुबह तक दोबारा आनी भी नहीं थी। कदम कदम चलते हुए वो अपने बेड पर आके बैठी है। ख्यालों में तकिया उठाकर बाहों में दबाना चाहा। अचानक से मुस्तफ़ा का गुस्से से तमतमाता चेहरा नजरों के सामने घूम गया। बाला इरादा ही उसने झटके से तकिया दूर उछाला, मगर अपने ही इस अमल पर उसे हैरत हुई। सुबह की रोशन उजली किरणों ने पूरे मलक हाउस को अपनी लपेट में लिया। मिशी ने कसमसा कर आंख खोली तो अपने बराबर लेटे चांद को देखकर हैरत का शदीद झटका लगा। कमरे में चारों इतराफ में नजर दौड़ाई। तुम अंदर कैसे आए? जबकि दरवाजा तो मैं खुद लॉक करके सोई थी। वो अब भी हैरान थी। डार्लिंग, तुम्हें शायद मालूम नहीं है, इस घर में मेरा बचपन गुजरा है। कौन से कमरे की चाबी कहाँ से बरामद की जाएगी मुझे अच्छे से मालूम है, और वैसे भी तुम तक पहुंचने के लिए मैं कोई भी ताला तोड़ सकता हूँ। वो शौक हुआ, मगर मिशी ने बुरा सा मुंह बनाया। क्यों आए हो यहाँ? जाओ अपनी सगी के पास। उठकर बैठते ही उसने बिखरे बालों को ढीले ढाले जूड़े की शक्ल दी, साथ ही एक बार फिर ताना मार दिया। उफ मेरी जान, तुम क्या जानो, मेरी आंखें तो बस मेरी सौतेली बीवी को ही ढूंढती रहती हैं।
वो भी कहाँ कम था, सुबह सुबह ही उसके गुस्से को हवा दे दी। क्यों आए हो यहाँ? माथे पर तेवरियां चढ़ाकर उसने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। अपनी मॉर्निंग को गुड बनाने। चांद का जवाब उसे अंदर तक सुलगा गया। कोई जरूरत नहीं है ठरकी मैनेजर। वो पल भर में भड़क उठी, मगर वो चांद ही क्या जो किसी की बात का असर ले जाए। करीब आओ ना यार, बस 10 मिनट है मेरे पास। फिर असवद चाचू ने बुलाया है, कोई बहुत जरूरी काम है। उसे खींच कर अपने करीब करते ही वो उस पर झुकने लगा। उसी पल मिशी ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसकी बढ़ती पेशकदमी को रोका। क्यों बुलाया है उन्होंने, पहले मुझे बताओ। ये तो जब जाऊंगा तभी मालूम पड़ेगा, फिर तुम्हें सबसे पहले बताऊंगा, वादा रहा। चांद ने बहस खत्म करते ही चांद ने दोबारा उस पर झुकना चाहा, मगर एक बार फिर वही तरीका अपनाकर मिशी ने उसे रोका। वो जानती थी चांद हमेशा से वक्त का पाबंद रहा था, मकसद सिर्फ उसका वक्त जाय करने था। मिशी, तुम सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। ऑलरेडी मेरे 2 मिनट जाया कर चुकी हो तुम। अब अगर तुम जरा भी बोली तो मैं। उसने आंखों ही आंखों में उसे वार्न किया। मिशी ने मुंह बनाकर सर झुका लिया। चांद ने उसका सर तकिए से टिकाकर खुद उसके वजूद पर काबिज हुआ। जब से तुमसे मोहब्बत हुई है, मेरे हर दिन की हसरत होती थी जब सुबह आंख खुले तो तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने हो, तुम्हें अपनी बाहों में भरकर महसूस करूं, तुम्हें बताऊं कितनी मोहब्बत है तुमसे। उसके कान के करीब सरगोशी करते हुए वो उसकी धड़कनें बढ़ाकर मिशी को खुद में सिमटने पर मजबूर कर गया था। मगर वो अच्छे से जानती थी अगर इस वक्त उसने चांद को मनमानियां करने दी तो उसे तंग करने का पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तभी चांद को कान की लौ से शाहरुख का फासला तय करने से पहले ही वो चीख उठी, आ! क्या हुआ मिशी? वो घबराकर सेकंडों में पीछे हुआ। बहुत दर्द हो रहा है। जोर से आंखें मीचकर उसने मुंह पर तकलीफ के असरात नमूदार किए। मगर कहाँ दर्द हो रहा है? वो सच में फिक्रमंद हो गया था, मगर उसे कोई जवाब देने के बजाय मुसलसल कराहते देखकर उसकी टेंशन हद से सिवा हो गई। मिशी, फॉर गॉड सेक मुझे बताओ आखिर क्या हुआ है? अभी कुछ देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी, फिर यूं अचानक। वो कंफ्यूज हो गया। यकदम बदले हालात समझ से बाहर थे। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो तकलीफ से कराही। मगर क्यों? ऐसा क्या खा लिया था तुमने? उसे अब हकीकत में फिक्र लाहक हो गई थी। दवाई ला दो प्लीज, मैं कुछ देर में ठीक हो जाऊंगी। पेट को दोनों हाथों से पकड़े उसने इल्तिजा की। हाँ मिशी, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी दवा लाया तुम्हारे लिए। वो तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ा ताकि फर्स्ट एड बॉक्स ला सके, मगर एक बार फिर मिशी की दुहाई पर उसके तेजी से चलते हाथ रुके। चांद यहाँ नहीं, मेरी दवाई किचन में है। तुम किर्रत आंटी से पूछ लेना, वो तुम्हें दे देंगी। वो फिर कराही। हाँ, बस 2 मिनट मिशी, मैं अभी आया। वो एक बार फिर तीर की तेजी से बाहर की सिमत दौड़ा, मगर जैसे ही उसने कमरे से बाहर कदम रखा, मिशी छलांग लगाकर बेड से नीचे उतरी और बिजली की तेजी से दरवाजा लॉक किया। खट से दरवाजा लगने की आवाज पर चांद के आगे बढ़ते कदम को यकदम ब्रेक लगी। झटके से पीछे मुड़कर बंद दरवाजे की तरफ देखा। लम्हे के 1000वें हिस्से में वो जान गया था उसकी बीवी उसे बेवकूफ बना चुकी है। मिशी, दरवाजा खोलो। आगे बढ़कर उसने दरवाजा खटखटाया, मगर अंदर से किलकिलाती हंसी की आवाज पर वो लब भींच कर रह गया। क्या सोचा था मिस्टर हस्बैंड? इतना आसान है मिशेल को मात देना? बोला था सौतेली बीवी बन के दिखाऊंगी। दरवाजे से टेक लगाकर आंखें बंद किए वो दरवाजे के उस पार खड़े चांद की हालत का अंदाजा लगा सकती थी। बहुत बुरा पेश आऊंगा मैं तुम्हारे साथ मिशी, चांद ने उसे धमकाया, मगर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जाओ, वैसे भी तुम्हारा असवद अंकल के सामने हाजिरी का वक्त हो गया है, बात की बाद में देखेंगे। एक बार फिर उसने चांद को साफ चिढ़ाया। दाएं हाथ की हथेली पर बाएं हाथ का मुक्का बनाकर मारते हुए उसने मिशी को दिन में तारे दिखाने का दिल में पक्का इरादा बांध लिया। सुबह के तकरीबन 10 बजे उसकी आंख खुली। सर दर्द में अब कुछ हफाका था, शायद नींद लेने के बायस दिमाग पुरसकून हो गया था। एक नजर फिर से बिखरे कमरे की सिमत डाली। बाएं हाथ की उंगलियां बालों में घुमाकर उनकी बिगड़ी हालत को कुछ तरतीब देने की कोशिश की। सब कुछ गलत हो रहा था। कल रात शदीद गुस्से के बायस वो रूप के सामने भी किसी हद तक अपने जज्बात का इजहार कर चुका था। एक ही रात में कितना कुछ हो गया था उसकी जिंदगी में। अब आगे ना जाने क्या होगा।
इन्हीं सोचों में घिरे घिरे उसने अपने कदम अलमारी की तरफ बढ़ाए। क्या पता इस आफत की नजरों से कुछ छूट गया हो शायद, जिसे फ्रेश होकर वो जेबदन कर सके। पूरी अलमारी छानने के बाद आखिरकार उसके हाथ वाइट पैंट के साथ ब्लैक टी शर्ट लगी, जिसे देखकर उसने बुरा सा मुंह बनाया। लगता है ब्लैक एंड वाइट जिंदगी के साथ अब कपड़े भी ब्लैक एंड वाइट पहनने पड़ेंगे। फ्रेश होकर उसने एक नजर आईने में अपना जायजा लिया। फर्श पर गिरा हेयर ब्रश उठाकर अच्छे तरीके से साफ किया और बिना किसी जेल के हल्के नम बालों को सलीके बिठाया। एक खौफजदा सी नजर टी शर्ट से छलकते अपने मजबूत बाजुओं पर डाली। अपने दादा के सामने तो वो इस तरह के कपड़े पहन लेता था, मगर इस घर में आकर उसने हाफ स्लीव टी शर्ट कभी भी नहीं पहनी थी। जब मैसेज करके उसने एहसन को अपने कपड़े लाने का ऑर्डर दिया और खुद कमरे से बाहर निकल आया, मगर जैसे ही हॉल में कदम रखे सामने ही पूरे घर के अफराद को एक साथ कतार में खड़े देखकर उसे ताज्जुब हुआ। और उससे ज्यादा हैरत का झटका तब लगा जब उसने महसूस किया कि इन सब की निगाहों का मरकज कोई और नहीं बल्कि खुद मुस्तफ़ा शाह की जात है। सबसे पहले चंबेली ने उसको देखकर ऐसे आंखें घुमाई जैसे कह रही हो, बस भाई अब हम क्या कह सकते हैं। सलीम के तासरात भी उसकी बीवी से कुछ अलग न थे। वो दोनों ही उसे अजीबो गरीब नजरों से घूर कर आगे बढ़ गए। उनके जाने के बाद मिशी और नूर ने उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाए तो मुस्तफ़ा ने सवालिया नजरों से दोनों की तरफ देखा, जबकि इसके इस तरह देखने पर नूर ने सर झुका लिया, मगर मिशी ने एक बमे को उच्चा करके उसे सर तापा नापा, जैसे कह रही हो मुझे तो पहले ही ये इंसान ठीक नहीं लगता था। नूर का हाथ पकड़कर वो दोनों भी चंबेली और सलीम की तरह आगे बढ़ गईं। अब बारी थी चांद और अरसल की, जिनके तासरात देकर अच्छे अच्छे भाग जाएं। जहां अरसल उसे तबाह कर देने वाली नजरों से घूर रहा था, वहीं चांद के तासरात ऐसे के जैसे बस उसे एक मौका मिले तो आज वो मुस्तफ़ा शाह की हड्डियों का सुरमा बना दे। मुस्तफ़ा ने घबरा कर थूक निकला। किर्रत ने भी एक अफसोस भरी नजर उस पर डाली, जैसे कह रही हो बेटा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उनके इस तरह देखने पर एक पल के लिए मुस्तफ़ा ने खुद को बेबस महसूस किया। मदद तलब नजरों से शम्स साहब की तरफ देखा तो उन्होंने भी खामोशी से सर झुका लिया। आखिर में तारा ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। अपने चश्मे को आंखों के दरमियान से थोड़ा नीचे खिसका कर मुस्तफ़ा को सर से पांव तक घूरते घूरते उसने मुस्तफ़ा के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया। आखिर में उस छोटी सी आफत के तासरात पढ़कर मुस्तफ़ा शाह की आंखें फैल गईं। सितारे जैसे आंखों को घुमा घुमा कर वो जैसे बोल रही हो, ओ अच्छा रूप के लंबू जी, तो ये कांट करने आए थे आप यहाँ। जिंदगी में पहली बार इन सब की नजरों के तासरात पढ़कर मुस्तफ़ा शाह को पसीने आने के साथ वो कंफ्यूज भी हो गया था। सब जा चुके थे और अब पूरे हाल में सिर्फ असवद और मुस्तफ़ा शाह ही बचे थे। असवद ने भी उसका सर तापा एक तंजिया नजर से जायजा लिया। क्या लगा तुम्हें मुस्तफ़ा शाह, तुम मुझे धमकाओगे और मैं डर जाऊंगा? आज असवद का अंदाज पुरसकून था। मैंने आपको नहीं धमकाया सुसर जी, मैंने तो बस अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मुस्तफ़ा शाह भी मैदान में कूद पड़ा। तुमने तमाम घर वालों के तासरात तो जांच ही लिए होंगे, तो बेहतर होगा तुम अपना बोरिया बिस्तरा गोल करो। असवद ने यह बोलकर जैसे उसकी जिंदगी पर एहसान किया हो। बदले में मुस्तफ़ा का अंदाज नाक से मक्खी उड़ाने जैसा था। मैं अपना बोरिया बिस्तर चाह कर भी गोल नहीं कर सकता सुसर जी। आपकी लाडो रानी ने ना तो कोई बोरिया बचाया और ना ही कोई बिस्तर रहने दिया। वो तप कर गोया हुआ। बदले में असवद के मुंह पर एक जानदार मुस्कुराहट बिखरी। आखिर बेटी किसकी है? असवद का सर फखर से बुलंद हुआ, मगर मुस्तफ़ा मुंह बनाया। वो बेटी भले आपकी है, मगर मेरी होने वाली शरीके हयात है। मुस्तफ़ा ने भी असवद को जलाना अपना फर्ज समझा। जी नहीं, मैंने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे इंसान से करने का फैसला कर लिया है। अब की बार असवद का धमाका मुस्तफ़ा शाह का दिमाग भग से उड़ा गया। आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते सुसर जी, वो दबे दबे लहजे में गर्राया। मैं तुम्हारे साथ इससे भी ज्यादा बुरा कर सकता हूँ, मगर शादी का माहौल है, मैं कुछ बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता। मुस्तफ़ा को जलती आग की भट्टी में झोंक कर वो खुद पुरसकून अंदाज में आगे बढ़ गया। उम्मीद है दोस्तों आपको एपिसोड बड़ी ही पसंद आई होगी। हाय सस्पेंस आ गया, देखो आगे क्या होता है। खैर मेरा भी दिल बहुत उदास है, आप लोगों ने उदास कर दिया है, क्या करें। बड़ी नाराजगी है आपके साथ, ना तो लाइक देते हैं ना ही कमेंट्स करते हैं। छोड़ो यार, दिल ही तोड़ दिया मेरा। पारो
लाइक तो मारो। अरे यार लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, क्या जाता है, इतनी मेहनत करते हैं, प्लीज लाइक किया करो वीडियो को जरूर। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।